कौन है? थोड़ा सा पानी देना वरना। चलो, हेलो एंड वेलकम। लाइट जल लाइट। हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन जोन। आज हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपके हिंदी के टॉपिक में छंद। ठीक है, छंद की भी कुछ कभी कभी एक आध सवाल यहाँ से आ जाता है कभी कभी, तो एक बार हम इसको देखने का प्रयास करते हैं कि छंद क्या होता है। ठीक है, छंद हो गया, अलंकार हो गया, रस, ये भी आपके टॉपिक में मेंशन कर रखा है। तो आज हम लोग बात करने वाले छंद की बात करने वाले। ठीक है, समझ गए ना? बाकी लगभग हमने क्रिया चली रही है हमारे, सब हो गया है। आज हम छंद की बात करते हैं। ठीक है, तो छंद की अगर हम परिभाषा बताएं, छंद की परिभाषा। ठीक है, हर कोई चीज हिंदी में क्या होता है ना, आपको समझने के लिए उसकी परिभाषा को आपको समझना पड़ता है। उसकी परिभाषा में ही क्या होता है, उसका मूल तत्व छिपा होता है। ठीक है, समझ गए ना बात को ना? परिभाषा में क्या होता है, उसका मूल तत्व छिपा रहता है। तो काव्य जो होता है ना, काव्य को सुंदर बनाने के लिए हम लोग अलंकार, रस, छंदों का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से एक स्त्री है, उसको सुंदर दिखने के लिए तमाम तरह की अलंकृत चीजों का प्रयोग करते हैं, ठीक इसी प्रकार से काव्य को और अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रस, छंद और अलंकारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो छंद की बात करते हैं। मैंने आपको बोला छंद में क्या हो जाएगा, काव्य रचना में, काव्य रचना में, काव्य रचना में, काव्य रचना में वर्ण, मात्रा, यति, ठीक है, वर्ण, मात्रा, यति, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, गति, यति और तुक। ठीक है, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक इत्यादि का ध्यान रखा जाता है। तुक इत्यादि का, इत्यादि का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इत्यादि का ध्यान रखा जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। उससे हम क्या बोलेंगे, उसे हम छंद कहते हैं। ठीक होगा ना? छंद की परिभाषा क्या बनी, काव्य रचना में वर्ण है, मात्रा है, यति है, गति है, अच्छा 2 बार यति आ गया, यति है, गति है, ठीक है, उसके अलावा तुक है, इत्यादि का ध्यान रखा जाता है, तो उससे हम सामान्य भाषा में छंद कहते हैं। ठीक है, जो छंद है वो किससे बना हुआ है, छंद जो है, ये आपका जो छंद है ये किससे बना हुआ है, छंदस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, छंदस से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है, छंदस से बना हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है बांधना। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, बांधना या इकट्ठा करना। सामान्य भाषा में बांधना। एक शब्द में अगर आपसे बोलूं कि छंद का मतलब होता है बांधना या आच्छादित करना या इकट्ठा करना भी कह सकते हो। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को ना? महर्षि पाणिनि के अनुसार जो क्या करे, हमें आह्लादित करे या प्रसन्न करे, वही क्या आपका छंद है। यानी पाणिनि जी क्या कहते हैं, पाणिनि कहते हैं कि भाई जो हमें, जो हमें क्या करे, आह्लादित करे, ठीक है ना, जो हमें आह्लादित करे, सॉरी, जो हमें क्या करे, जो हमें खुश करे, मतलब आह्लादित करे। ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, छंद कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, छंद कहते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को ना? आह्लादित का मतलब है प्रसन्न करे, खुश करे, इस तरीके से। ठीक है, छंद शास्त्र को क्या कहते हैं, छंद शास्त्र को, छंद जो शास्त्र है, छंद शास्त्र को क्या कहा जाता है, छंद शास्त्र को, छंद शास्त्र को पिंगल भी कहा जाता है। पिंगल शास्त्र भी कह सकते हो आप। ठीक है ना, क्या कह सकते हो, पिंगल शास्त्र भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ गए? और छंद की बात सबसे पहले आपको कहां पर मिलेगी, छंद की अगर आपको बात अगर ढूंढनी हो तो सबसे पहले आपको मिलेगा छंद का जो उल्लेख है, छंद का उल्लेख है आपको कहाँ मिलेगा, सबसे पहले ऋग्वेद में मिलेगा। ध्यान रखना, छंद का सबसे पहला आपको उदाहरण कहाँ मिलेगा या मूल्यांकन कहाँ मिलेगा या आपका उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले आपका कहाँ मिलेगा, ऋग्वेद में लिखा। तो हमने क्या सीखा, काव्य रचना में वर्ण है, मात्रा है, यति है, गति है, तुक है। अभी समझेंगे होता क्या है,
इत्यादि का ध्यान रखा जाता है तो उसे हम छंद कहते हैं। छंद जो है, छंदस का मतलब है बांधना होता है। पाणिनि जो हमें आह्लादित करते हैं उन्हें छंद कहा। छंद शास्त्र को हम पिंगल शास्त्र भी कह सकते हैं। और छंद जो है का उल्लेख सबसे पहले हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, समझिए ना। अब हम बात करते हैं कि छंद के तत्व। ये सवाल आता है कि छंद के तत्व, आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन छंद के तत्व नहीं है। ठीक है, तो छंद के कितने तत्व होते हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो छंद के 6 तत्व होते हैं। तो कैसे याद रखोगे, 6 से छंद 7 होंगे। ठीक है, सॉरी 7 होंगे, 7। ठीक है ना, कितने होते हैं, 7 इसके एलिमेंट होते हैं। इनको एक एक मिनट में समझते हैं सब होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम वर्ण की। दूसरा क्या हो जाएगा, मात्रा। वर्ण किससे कहेंगे, मात्रा किससे कहेंगे, चरण किससे कहेंगे, तुक किसे कहेंगे, तुक, गति किसे कहेंगे। ठीक है ना, तुक किसे कहेंगे, गति किसे कहेंगे, यति किसे कहेंगे, गण किसे कहेंगे, यति किसे कहेंगे, साथ ही साथ गण किसे कहेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्ण की। ठीक है, ये छंद के तत्व हैं, ये छंद में आपको देखने को मिलेंगे। तो छंद में वर्ण क्या होता है, वर्ण मतलब, सर वर्ण तो आप एक बार पढ़ाया था, वर्ण माना पढ़ाया था। वर्ण का मतलब होता है ध्वनि। वर्ण का मतलब क्या होता है, ध्वनि। जैसे बोल रहा हूं ना, ध्वनि, या ध्वनि की सबसे छोटी करके भी आपसे पूछे तो वर्ण हो जाएगा। तो वर्ण को यानी ध्वनि को सूचित करने वाले चिन्ह, ध्वनि को सूचित करने वाले चिन्ह क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, एक के परिवार, मैंने क्या बोला, ध्वनि को, ध्वनि को चिन्हित करने वाले वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो हम ध्वनि है, जो हम बोल रहे हैं, इनको क्या करें हम आपका, ठीक है, इनको हम क्या करें, इनको अगर हम वर्णित करें तो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका वर्ण कहलाएगा। ठीक है, समझ गया ना मेरी बात को ना, आ रही बात समझ में। तो थोड़ा सा चिन्ह को यहाँ सही लिख लेते हैं, बार बार मैं चिन्ह को गलत लिख देता हूँ, ऐसे होगा वैसे चिन्ह। ठीक है, समझिए ना। तो ध्यान रखना, वर्ण क्या आता है, सर ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। अब वर्ण मैंने आपको बताया था ये कितने प्रकार के होते हैं, सर ये 2 प्रकार के बताए थे आपने। एक होता है लघु, एक लघु वर्ण था, लघु ध्वनि भी कह सकते हो। दूसरा दीर्घ, दीर्घ ध्वनि, लघु या दीर्घ ध्वनि, दीर्घ भी कह सकते हो आप इसे। ध्वनि वर्ण कहो या ध्वनि कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्ण कह लो। अब लघु वर्ण कौन होते हैं, लघु वर्ण सर एक अ होता है, एक ई होता है और एक उ होता है। ठीक है, जब भी हम किसी छंद की बात करेंगे तो वहां पर हम इसे एक काउंट करेंगे। कितना काउंट करेंगे, एक काउंट करेंगे। अच्छा, री भी होता है इसमें, री भी होता है, एक री भी आ जाएगा। इन सब को जब भी कभी हमारे उसमें वर्ण आएंगे तो हम इनको एक काउंट करेंगे। कितना काउंट करेंगे, एक काउंट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना। जैसे मान लो अब क आ गया तो क क्या होगा, एक होगा। अगर का आ गया तो फिर सर 2 हो जाएगा, क्योंकि वो दीर्घ है। ठीक है, समझ में आ रही बात को ना। अब जैसे दीर्घ की बात करेंगे तो दीर्घ कौन सा, जैसे आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ए आई ओ औ। जब भी क्या होंगे, काव्य में ई चीज आएंगी तो इनका वैल्यू कितना होगा, इनका वैल्यू हम 2 काउंट करेंगे। कितना काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे। तो इन्हें हम बोलते हैं लघु वर्ण, इन्हें बोलते हैं दीर्घ वर्ण या गुरु वर्ण। ठीक है, जब भी काव्य में गुरु वर्ण का प्रयोग किया जाएगा तब आप ध्यान रखना वहां 2 काउंट करेंगे। हालांकि 2 ऐसे नहीं लिखा जाता है, वहां पर इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ गए मेरी बात को ना। जैसे एग्जाम्पल समझो, मान लो मैंने लिखा तुलसीदास, तुलसीदास। अब मान लो इसमें कितने वर्ण है, एक अगर हमें किन्न है तो इसमें छोटी की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है तो 1 हो जाएगा, लौ है तो 1 हो जाएगा, सौ में बड़ी की मात्रा है तो 2 हो जाएगा, दो में आपका कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं, तो ये भी हो जाएगा, 100 एक मात्रा वाला हो जाएगा। तो 1 2 3 2 5 6 1 7, कितने हो गए, 7 वर्णों से मिलकर बना हुआ है।
कितने मीनों से बना हुआ है? 7 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। जैसे और ठीक है, जैसे बिनु पग चले बिने सुनु काना, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बौ में छोटी की मात्रा 1, नौ में छोटा की मात्रा 1, तो 2 हो जाएगा। समझिए मेरी बात को ना, क्लियर हो गया? बहुत आसान होता है ये। अच्छा, ये तो मात्रा है, मतलब इनको हम काउंट करते हैं ऐसे, अभी आगे आएगा मात्रा को हम काउंट करेंगे, ठीक है? समझ गया ना, ये हम आगे पढ़ेंगे मात्रा वाले में, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये तो आपका वर्ण कहने का मतलब है, ठीक है? तो वर्ण क्या हो सकता है? या तो वर्ण क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, दो तरीके से हो सकता है, ठीक? अब बात कर लेते हैं मात्रा। दूसरा क्या था? मात्रा, ठीक है? मात्रा का मतलब एक मात्रिक या द्विमात्रिक, यानी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है, या तो वो एक मात्रा वाला होगा या वो दो मात्रा वाला होगा, ठीक है? समझिए ना, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया एक मात्रिक, जैसे ये था आपका, ये सब क्या एक मात्रिक है, और ये सब क्या आपके द्विमात्रिक है। आई बात समझ में ना? मैंने आपको वर्ण में ही दो चीज समझा दी, वर्ण और मात्रा मैंने आपको नहीं समझा दिया एक तरीके से। तो मात्रा ये तो क्या हो सकती है सर? मात्रा ये तो लघु हो सकती है। लघु का मतलब जिसमें कम समय लगे, और दीर्घ का मतलब जिसमें ज्यादा समय लगे। जहां लघु होगा वहां एक, जहां दीर्घ होगा वहां दो, ठीक है? समझिए मेरी बात को ना, आ रही बात समझ में? इसे वर्तुल रेखा भी कहते हैं, इसे वक्र रेखा भी कहते हैं। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, इतना डिटेल में अंदर आता है नहीं, ठीक है? समझ में आई बात को ना? अब होता है तीसरा वाला। तीसरा क्या था आपको याद है? तीसरा क्या था? तीसरा चरण। तो चरण की बात कर लेते हैं। सर चरण क्या होता है? चरण, ठीक है? चरण का मतलब ऐसे क्या होता है? छंद में, छंद जो होता है ना, छंद, उसको क्या होते हैं? भागों में बांटा जाता है, ठीक है? तो इससे आप एक तरीके से पद भी कह सकते हो। चरण को आप क्या कह सकते हो? पद भी कह सकते हो। जैसे मान लो एक लाइन लिखा, 1 2 3 4, तो इसमें कितने चरण हो गए? 4 चरण हो गए, ठीक है? छंद में प्रायः सामान्यतः 4 ही चरण होते हैं, ठीक है? सामान्यतः कितना होता है? 4 ही चरण होते हैं। जैसे पहली और तीसरी पंक्ति में, पहली और तीसरी पंक्ति क्या बोलेंगे? ये पहला, ये तीसरा है, इन्हें हम विषम बोलेंगे। और दूसरा और चौथा है, इन्हें हम सम चरण कह सकते हैं। तो चरण भी दो प्रकार के हो गए सर, एक विषम चरण और एक सम चरण, ठीक है ना? जैसे गिनती होती है, एक आपका विषम हो गया, दो आपका सम हो गया, तीन आपका विषम हो गया, चार आपका सम हो गया, सिंपल सा। तो चरण कितने हो गए? 4। उन चरणों में विषम भी होते हैं, सम भी होते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है? समझ मारी बात को ना? अब इसके बाद क्या था? चरण के बाद क्या था अगला? चरण के बाद क्या है? तुक, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि तुक क्या होता है सर। तुक का मतलब होता है, जैसे ना, तुक का मतलब होता है जो अंतिम में लिखा होता है, ठीक है? अंतिम में जो शब्द लिखा होगा, ठीक है, वहां समानता होगी, ठीक है ना? जैसे मान लो एक लाइन लिखी है, इस लाइन के अंतिम में कोई मान लो तो है, तो इस लाइन के अंतिम में भी क्या होगा? तो ही होगा। इस लाइन के अंतिम में भी क्या होगा? तो ही होगा। इस लाइन के अंतिम में भी क्या होगा? तो होगा। तो एक तरीके से जो अंतिम वर्ण है वो क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? यानी छंद के पदों में, छंद के पदों में या छंद के पदों के जो अंत है, ठीक है, छंद के पदों के अंत में अक्षरों की समानता हो। किसकी समानता हो? अक्षरों की समानता हो, उसे हम तुकांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समझिए ना मेरी बात को ना। मान लो सर कहीं नहीं मिला तो, नहीं मिला तो उसे अतुकांत कह देंगे। तुक को आप तुकांत भी कह सकते हो, और जहां पर नहीं मिला वो अतुकांत हो जाएगा। तो तुक भी समझ गए, ठीक है? उसके बाद था यति। यति का मतलब होता है, यति का सामान्य भाषा होता है विराम। यति का मतलब होता है रुकना। यति का मतलब क्या होता है? विराम। यति का मतलब क्या होता है? रुकना, ठीक है? जैसे मान लो कोई वर्ण है ना, अब हम उसको रेंडमली नहीं बोलते हैं, लगातार नहीं बोलेंगे। जैसे मतलब चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है? इस तरीके से समझ में आई बात को ना? क्लियर हो गया? तो कहीं ना कहीं क्या होगा? हमें वहां रुकना पड़ेगा, कहीं हमें अल्प विराम के रुकना पड़ेगा, कहीं हमें पूर्ण विराम के रुकना पड़ेगा। तो वो सब किस में आएगा? यति में आएगा, ठीक है? किस में आएगा? यति। और गति तो आपको पता ही है, गति माने होता है चलना, ठीक है? गति को आप लय भी कह सकते हो,
लय ताल भी कह सकते हो, इसे सुर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गति का मतलब लय ताल और सुर, ठीक है। यानी कि जब हम किसी भी, जैसे मैंने बोला ना, मान लो हम हनुमान चालीसा की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ठीक है। अब देखो यहाँ सागर उजागर, लास्ट में गर आया ना, ये गर आया तो ये क्या है सर, ये तुक है, ठीक है। समझ गई बात को ना। अब यति का मतलब क्या होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब यहाँ आप रोकोगे, कॉमा लगा रखी होगी, समझ गया ना। फिर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ये यति हो गया। अब गति का मतलब क्या है, अब ये आप इसको पढ़ोगे ना, एक फ्लुएंस से पढ़ोगे आप, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो ये गति लय प्रवाह ताल सुर, ये सब क्या एक तरीके से इसको लय ताल सुर प्रदान कर रहा है, ठीक है। चरण 2 चरणों में लिखा है तो इसे चरण कह देंगे। मात्रा की बात कर रहे तो सर इसे मात्रा कैसे पहचानेंगे, तो ये जो लिखा है ना तो सिंगल है, एक होगा। यो लिखा है तो एक हो जाएगा, हो लिखा है तो एक हो जाएगा, 9 में छोटा हो की मात्रा एक हो जाएगा। अब ध्यान रखना, मो के में आ की मात्रा लगी सर 2 हो जाएगा, मो में आ की मात्रा लगी तो कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 में एक मात्रा, अब ज्ञा है इसमें 2 मात्रा हो जाएंगी, 9 में एक मात्रा, गुण में एक मात्रा, सागर में 2 मात्रा, गौ में एक मात्रा और रौ में एक मात्रा। समझ गई बात को ना, क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, इनकी मात्रा काउंट कर लेनी है, ऐसे ही क्या करना है, इनकी मात्रा काउंट कर लेनी है। अब एक और बच गया होगा, एक और बच गया आपका गण वाला, ठीक है ना। लास्ट वाला कौन सा बच गया, गण, ठीक है। तो ये गण क्या होता है, गण जो है 3 वर्णों के, ये एक तरीके से इसको समझते थोड़ा सा, गण थोड़ा सा, गण क्या होता है, गण, गण से आप समझ लो गणना समझ सकते हो, गण से क्या समझ सकते हो, गणना कहने का मतलब है। तो 3 वर्णों के, 3 वर्णों के, ध्यान रखना मैंने बोला 3 वर्णों के क्रम, 3 वर्णों का क्रम, ठीक है। 3 वर्णों का क्रम क्या हो सकता है, लघु गुरु क्रम, ठीक है। 3 वर्णों के क्रम को आप क्या कह सकते हो, इसमें लघु भी होगा गुरु भी होगा, लघु या गुरु के क्रम को ही हम गण कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम गण कहते हैं, ठीक है। गणों की संख्या होती है 8, कितनी होती है, गणों की संख्या मानी गई है 8। आपने सुना है यगण मगड़ तगण रगण जगण सगण, ये सुना होगा आपने, यगण मगड़ तगण रगण जगड़ भगड़ नगण और शगड़। या इसको गणों को याद करने का सबसे शॉर्ट तरीका, यमाता राज भान सलगा, कितने हैं, य मा ता राज, यमाता, ठीक है, राज भान सलगा। समझ गए ना बात को ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सलगा एक ही हो गए लास्ट वाला, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को, आ रही बात समझ में। अब यगण मतलब, जैसे यमाता का मतलब है आपका यगण, ठीक है ना। मातारा, पहले क्या हो जाएगा, यमाता, फिर मातारा, फिर ताराज, फिर ठीक है, फिर राजभा, फिर जभान, ठीक है, फिर उसके भानस, फिर उसके बाद आ जाएगा नसल, फिर उसके बाद आएगा सलगा। तो ये याद रखने का तरीका होता है यमाता राजभान सलगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो अगर हम बात करें, जैसे कभी कभी यहाँ सवाल आता है ना, इसमें वर्ण कितने हैं, मात्राएं कितनी हैं, चिन्ह कौन से होते हैं, तो मैं एक बार 1 2 चीज को समझा दे। जैसे मतलब यमाता, यमाता यहीं छोड़ा लो, यमाता, ठीक है, यमाता। अब इसका जो अगर हम बात करें चिन्ह कैसा बनेगा सर, य का 1 बनेगा, मो का 2 बनेगा, ता का 2 बनेगा, ये तो आपके क्या हो गए, चिन्ह हो गए,
ठीक है। अगर हम इसमें मात्रा की बात करेंगे, सर कितनी मात्राएं हैं, मात्राएं कितनी है बताओ, कितनी मात्राएं हैं, मात्राएं कैसे काउंट करेंगे, मैंने अभी आपको बोला कि दो तरीके से, लघु और गुरु। ठीक है, तो ए इसको इसको करेंगे एक, इसको करेंगे दो, तो ए दो, दो चार और एक पांच, मात्रा कितने हो जाएंगे, पांच। वर्ण कितने हो जाएंगे इसमें, और वर्ण कितने, एक दो तीन, तो वर्ण हो जाएंगे तीन। ठीक है, और इसका सूत्र क्या बन जाएगा, जो गण बनेगा, जो गण बनेगा वो क्या बनेगा, यगण, यगण, क्या बनेगा, यगण, क्योंकि य शुरू हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही बात को ना। ऐसे ही मगण होता है, ऐसे ही तगण होता है, रगण होता है, इनमें वर्णों की मात्रा सेम होगी, लेकिन मात्राओं की जो संभावना है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। क्लियर हो गया ना, समझ में आई। जैसे मैंने आपको बोला यह माता यहां से बनाए, आप बोला माँ तारा, क्या हो जाएगा, माँ तारा। इसमें चिन्ह कितने होंगे, दो 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 करके, तो 6 हो गए। वर्ण कितने होंगे, 3। अब यगण था तो ये मौ से शुरू है, तो क्या हो जाएगा सर, मगण हो जाएगा। ऐसे ही ताराज, ताराज, तो ता में 2, रा में 2, जौ में 1, कितने होंगे सर, 5 हो जाएंगे। वर्ण कितने होंगे, 3, बनेगा क्या, तगण, तो वाला ग्रुप हो जाएगा। ऐसे याद रख लो, बस हो गया। तो यगण, मगण, तगण, सगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये कुल 8 ही गण होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, यहाँ तक सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। चलें आगे। क्लियर, अब चलते हैं आगे, हम बात करते हैं नेक्स्ट छंद के प्रकार की, जहां से सवाल कभी कभी, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको ज्यादा तो नहीं भी रखना है, तो आप पूछेगा छंद के तत्व कौन नहीं है, तो एक पॉइंट तो आपको यहां से याद रखना है, सर इसमें से छंद का तत्व कौन सा नहीं है। ऐसे देगा, वर्ण दे देगा, मात्रा दे देगा, चरण दे देगा, तुक की जगह एक कुछ और दे देगा आपको, बस आपको वही पहचानना है कि कौन सा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं आपका जो है छंद के प्रकार या भेद की बात करते हैं। तो छंद जो है कितने प्रकार के होते हैं बताओ, छंद के प्रकार। ठीक है, तो छंद के प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। एक होगा मात्रिक छंद, मात्रिक छंद का मतलब है जहां पर हम किससे संबंध करेंगे, मात्रा से। क्लियर हो गया ना, समझिए। जनरली वैसे 3 भाग ही माने जाते हैं इसके, लेकिन सामान्यतः तो मात्रा की दृष्टि से 2 ही होते हैं। मात्रा की दृष्टि की बात करेंगे तो 2 ही होते हैं, एक होता है मात्रिक, दूसरा हो जाएगा वार्णिक छंद। दूसरा क्या हो जाएगा, वार्णिक या वर्णिक छंद लिखो, वर्णिक, वर्णिक छंद। अब इनकी एक परिभाषा समझते हैं कि माणिक छंद, मात्रिक छंद क्या होता है, ठीक है, और वर्णिक छंद क्या होता है। तो मात्रिक का छंद का मतलब हो गया जिस छंद में, या वह छंद जिसमें मात्राओं की गिनती होती है। लिखा भी तो है मात्रिक, इसमें किसकी गिनती होगी, गिनती होगी मात्राओं की, क्या कहलाएगा, मात्रिक छंद कहलाएगा। वही वर्णिक छंद में क्या होगा, यहां पर वर्णों की गिनती होगी, फिर वर्णों की गिनती होगी। अगर आपने इतना पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप आसानी से चीजों को बना सकते हो। ठीक है, बात समझ गए। तो वर्णिक छंद में हम क्या करेंगे सर, मात्राओं की गिनती करेंगे। वर्णिक छंद में क्या करेंगे सर, हम वर्णों की गिनती करेंगे, बस। क्लियर हो गया ना, समझ गए। अब इनके भी क्या प्रकार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मात्रिक छंद के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो मात्रिक छंद के भी 3 प्रकार होते हैं। या तो क्या होगा, कहीं कहीं पर या तो यानी पूरा होगा, सम होगा, या विषम होगा, या अर्ध सम हो सकता है। या तो क्या हो सकता है, सम हो सकता है, या क्या हो सकता है, अर्ध सम हो सकता है।
या क्या हो सकता है, विषम हो सकता है। सम कहने का मतलब है 2 4 6 8 10 12 16। अर्ध सम का मतलब हो गया 13 नीचे 12, ठीक है। विषम का मतलब हो गया 11 13 15 17, इस तरीके से ये विषम हो जाएगा मात्रिक छंद। अब क्या वर्णिक छंद भी होते हैं ऐसे? बिल्कुल होते हैं। वर्णिक छंद जो है इनको भी हम वर्णों की संख्या के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक क्या बोलेंगे सम, सम मात्रिक छंद, और एक को बोलेंगे विषम विषम मात्रिक छंद। अभी तक हमने क्या सीखा? छंद के हम प्रकार की बात करें, छंद सामान्य तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है वाणिक छंद। तो मात्रिक छंद में जहां मात्राओं की गिनती करते हैं, वहीं वाणिक छंद में वर्णों की गिनती करते हैं। बस सर मात्रा समझ में नहीं आए, जैसे मान लो मात्राओं लिखा ना, अब मुझे बताइए इसमें कितनी मात्राएं होंगी? सर माँ में 2 होंगी, त्रा में 2 होंगी, ओ में 2 होंगी। अब मतलब विषम लिखा है, सर एक होगी, एक होगी, एक होगी। कैसे बता? देखो मैंने बोला आप जहां पर अ होगा, या जहां पर छोटी होगी, या जहां पर छोटा ओ होगा, या जहां पर री होगा, वहीं पर आपको ध्यान रखना है वहां की वैल्यू कितनी होगी, 1। सर मान लो की आ गया तो भाई अ की जगह क लिख लो, ई की जगह की लिख लो, ऊ की जगह कू लिख लो, और री की जगह आप ये वाला लिख लो। इन सब जगह आपका क्या आएगा? इन सब जगह ऐसे ख लिख लो, छोटी खी की मात्रा लिख लो, खू की मात्रा लिख लो, या ख में री की मात्रा लगा लो। ये भी तो बी है, इसलिए मैंने क्या लिखा, एक, एक और एक और एक। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आई बात को? ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक होता है आपका मुक्त छंद। अब मुक्त छंद का मतलब है ऐसा छंद जो ना तो उसमें कोई लय हो, ना उसमें कोई ताल हो, ठीक है, ना उसमें कोई तुक हो, ना उसमें कोई क्रम हो। मतलब कहने का मतलब यह है ऐसा छंद जिसमें ना तो कोई मात्रा की गिनती होती हो और ना ही किसी वर्ण की गिनती होती हो, उसे हम कहेंगे मुक्त छंद कहेंगे। क्या कहेंगे? मुक्त छंद। यहां तक क्लियर हो सभी को? अब चलिए समझते हैं कि थोड़ा सा मात्रिक छंद क्या होता है। हम किसकी बात करें? मात्रिक छंद की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अब मात्रिक छंद। मात्रिक छंद मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम मात्रिक छंद की। इसके अंदर भी सबसे पहले हम बात करेंगे सम मात्रिक छंद की बात करेंगे। तो सम माने होता है सर समान। सम माने क्या होता है? समान, जिसके प्रत्येक चरण में क्या हो? समान मात्रा हो। क्या हो? समान मात्रा हो। ठीक है, जिसकी प्रत्येक प्रत्येक चरण में समान मात्रा हो, या समान की जगह सम मात्रा हो भी लिख सकते हो। समान की जगह चलो यहां ले लें सम हो, यानी नंबर कैसा होना चाहिए? और 4 चरण होने चाहिए उसमें, 4 चरण होने चाहिए, उसे हम बोलेंगे सम मात्रिक छंद। क्या बोलेंगे? अच्छा, यहाँ सम से मतलब ऐसा नहीं कि 2 4 6 8 नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ रही बात को ना? क्लियर हो गया? जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, इसका उदाहरण समझते हैं। सर हम किस समझेंगे कि मात्रिक छंद है? मान लीजिए चौपाई है। चौपाई, चौपाई में कितने होते हैं? चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ये पूछता है कभी कभी आपसे। ठीक है, एक होता है रोला। रोला में आपकी कितनी मात्रा होती है? 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है,
पहले और तीसरे चरण में क्या होगा, 11-11 होंगी, और दूसरे और आपका चौथे चरण में क्या होंगी, 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, समझ में आई बात को ना। तो चौपाई और रोला किसका एग्जाम्पल है, मात्रिक छंद का। गीतिका भी होता है अभी एक, गीतिका एक हरि गीतिका होता है, जहां चौपाई में कितने होते हैं, 16, 16 और 8 कितना हो गया, 22, 22 और 4 कितना हो गया, 26, 26 और 2 कितना होगा, 28। यहाँ कितने होंगे सर, 26, यहाँ कितने होंगे सर, 28। अधिकतर आपको ध्यान रखना चौपाई और रोला ही पूछता है एग्जाम में। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब अर्ध सममात्रिक में आ जाते हैं, दूसरा वाला ये वाला अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक का मतलब होता है जिन छंदों में पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं क्या होती है, समान होती है। क्या बोला मैंने, पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं समान होती है। तो सर सम में क्या था, सम में क्या था, प्रत्येक चरण में मात्रा समान होती है। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को ना, आ रही बात समझ में। चलिए आगे आ जाते हैं, बात करते हैं। जैसे मान लो अब दे दोहा, इसका बेस्ट एग्जांपल है दोहा। अब दोहा में वैसे मात्राएं कितनी होती हैं सर, दोहा में मात्रा होती है 24। कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा में भी 24 ही मात्राएं होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके सम चरण और विषम चरण, ठीक है, एक इसका सम चरण होता है, एक इसका विषम चरण होता है। तो सम चरण में 11-11 मात्रा होती हैं और विषम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो 11-13 कितना हो जाएगा, 24। 11-13 कितना होगा, 24, 24 मात्राएं होती हैं। दोहा हो गया, सोरठा हो गया, सोरठा भी इसका एग्जाम्पल है। दोहा में कितनी थी, 24, तो सोरठा में कितनी होती है, इसमें भी 24 ही होती है, इसमें भी 24 ही होती है। तो सर दोनों में अंतर क्या है, फिर दोनों में एक छोटा सा अंतर ही है, जहां दोहा में सम चरण में 11-11 है, तो सोरठा में सम चरण में कितने होते हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। वहीं विषम चरण में कितने होते हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। समझ में आ रही बात को ना। कभी कभी एग्जाम में इन चीजों को लेकर पूछा जाता है। समझ गई बात को, यहां तक क्लियर हो सभी को ना। चलिए समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई ऑनलाइन बच्चा जुड़ा है तो उसको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। आप कमेंट भी कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको जितना बता रहा हूँ आपको उतना याद रखना है। जैसे चौपाई में कितना होता है, 16 होता है, ये आपके लिए 2 स्टार वाला है। रोला में कितना होता है ये भी आपको याद रखना है, गीतिका में कितना होता है ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा दोहा और सोरठा मेन का डिफरेंस होता है, ये हो गया, और कितनी कितनी मात्राएं होती हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, समझ गए ना। अब बात करते हैं विषम मात्रिक वाला, किसकी बात करेंगे, विषम मात्रिक। विषम मात्रिक, विषम मात्रिक जो छंद होता है, ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा बनाएंगे, तो प्रत्येक चरण में क्या होंगी, मात्राएं असमान होंगी। प्रत्येक चरण में मात्राएं क्या होंगी, असमान होंगी, पहली बात है। दूसरी बात है कि यहाँ विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं, ध्यान रखना। जहां मैंने आपको बताया सम मात्रिक में कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं, वहीं विषम मात्रिक में कितने होते हैं, 6 चरण होते हैं। पहली बात है कि मात्राएं असमान होंगी, मात्राएं असमान होंगी। दूसरा, और इसमें 6 चरण होंगे। अब चरण तो आप समझ गए हो ना, 1 2 3 4 5 6, इनको बोलेंगे चरण, तो 6 चरण है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक दो इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए, कुंडलिया। अभी जो कुंडलिया है ना, ये बनता कैसे है, अगर मैं दोहा और रोला को मिला दूं, किस किस को मिला दूं,
दोहा जहां 24 मात्राएं थी, ठीक है, प्लस अगर मैं रोला को मिला दूं, यहां भी कितनी मात्राएं थी 24, ये लिखा है ना, कहाँ गया रोला, ये अगर मैं यहां से रोला और यहां से दोहा को मिला दूं, रोला और दोहा को मिलाने के बाद क्या बनेगा सर, कुंडलिया बनेगा। क्या बनेगा, कुंडलिया बनेगा। तो पहले दो चरण में क्या होंगे, 13 और 11 मात्राएं होंगी। पहले दो चरण में 13 11 मात्रा होंगी, देखो 11 13 वाले हैं, ठीक है ना, 11 13 लिखो कोई बात नहीं, 11 और 13 होंगे 24 हो गए, ठीक है ना। अब जो बाद के जो चरण होंगे उनमें कितना होगा, 11 13 हो जाएंगे, 11 और 13 हो जाएंगे। समझ में आई बात को ना, क्लियर हो गया। सबसे कुंडलियों को पहचानने का तरीका ये होता है, वो लगा ना, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर खत्म। विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया को याद रखना, जिस शब्द से वो शुरू होगा उसी से क्या होगा, उसी शब्द से अंत भी होता है। एक आपने गाना सुना होगा, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर खत्म। समझ गए, क्लियर हो गया ना, आ रही बात समझ में। दूसरा होता है इसका एग्जाम्पल छप्पई। छप्पई, अब छप्पई में क्या होता है, छप्पई में रोला और उल्लाला को मिला लेते हैं। एक तो रोला मिला लो, दूसरा उल्लाला मिला लो। इन दोनों को मिलाने के बाद, ठीक है ना, इन दोनों को मिलाने के बाद जो है आपका क्या होगा, छप्पई बन जाएगा। इसमें भी आपकी कितने होंगी, रोला में कितनी मात्राएं होती बताओ, अभी बताया था रोला में कितनी मात्राएं हैं सर, रोला में 24 मात्राएं हैं, ठीक है, और उल्लाला में कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। इसमें कितनी बोले बोला आपको, इसमें कितनी बोला 28, ठीक है। रोला में कितनी होती है, लिखा ना ऊपर, रोला में कितने 24 और 28, तो कितनी मात्राएं होगी छप्पई में, 8 4 12, 2 2 4 और 1 5, 52 मात्राएं हो जाएंगी छप्पई में। समझ गए ना, क्लियर हो गया। तो ये था आपका मात्रिक छंद, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया ना। अब मान लो कभी कभी ऐसा आता ना, इसमें कितनी मात्राएं हैं, मान लो आपसे पूछ ले सवाल, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ शब्द लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा आनंद लिखा, अब आनंद में कितनी मात्राएं हैं, मान लो सवाल आ गया आनंद में कितनी मात्राएं हैं, ठीक है। तो सर आ में 2 मात्राएं हैं, अब 9 में 1 मात्रा है, लेकिन आधा 9 भी है, तो जब आधा हो तो आगे वाले को एक बढ़ा दो, और 2 में 1। जैसे मान लो चांद लिख दिया, चांद, अब बताओ चांद में कितना हो जाएगा, चांद में कितना हो जाएगा बताओ सर, चा है तो 2 हो जाएगा, और 2 है 1 हो जाएगा, चांद हो जाएगा। चंद्र बिंदु की मात्रा हम शामिल नहीं करते, ध्यान रखना, चंद्र बिंदु की मात्रा शामिल नहीं करते हैं। जैसे मान लो यहीं पर अंग लिखा होता तो ये हो जाता आपका अंग, अतः लिखा होता तो ये हो जाता आपका अंगूर। लिखेंगे तो बताओ क्या होगा, अंगूर। सर अंगूर में 2 मात्रा हो जाएंगी, गौ बढ़ाओ की मात्रा 2, रौ में 1 मात्रा हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। चलो मुझे बताओ दूल्हा में कौन होगा, बताओ दूल्हा, ठीक है, दूल्हा होता ना दूल्हा, जमहाई, बताइए। अधिकतर में क्या होता है, ये आपका जो आधा होता है ना ये जुड़ जाता है, लेकिन कभी ऐसा हो, मान लो यदि हौस से पहले कोई व्यंजन आधा हो, तो उस स्थिति में फिर हम इसे नहीं जोड़ते,
तो यहाँ बनेगा 2 बनेगा आपका, और ये बनेगा 1 2 और 2। ठीक है, समझ गया? कोई ध्यान रखना है, जैसे कुम्हार है, मल्हार है। ठीक है, समझ में आ रही बात को ना? मच्छर ने काट काट के तंग कर दिया सुबह से। समझ में आ रही बात को? चलिए अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं वर्णिक छंद की बात करते हैं। मात्रिक खत्म हो गया, वर्णिक छंद। वर्णिक छंद क्या होता है? जिनमें वर्णों की संख्या और नियम की व्यवस्था होती है, जिनमें वर्णों की संख्या और नियम की व्यवस्था होती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ जिनकी रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है। जहां अभी तक हम मात्रा के आधार पर काउंट कर रहे थे, अब हम किसके आधार पर करेंगे? अब हम करेंगे वर्णों के आधार पर। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में वर्ण और मात्रा में अंतर समझाया था। वर्ण और मात्रा, जैसे सर समझ में नहीं आ रहा वर्ण क्या होता है मात्रा क्या होता है। कोई बात नहीं, देखो मान लो कोई भी शब्द ले लो, जैसे मैंने बोला कोई भी शब्द ले लो, मान लो सपोज कर मैंने बोला कोई भी शब्द ले लो। अब इसमें कितने वर्ण हैं? 1 2 3, तो वर्ण हो जाएंगे 3। यहाँ कितने सर? 3। यहाँ कितना? 1। यहाँ कितना? 1। अब मात्रा की बात करेंगे, को 2 मात्रा वाला है, ई 2 मात्रा वाला है, भी 2 मात्रा वाला है। शब्द की बात करेंगे तो 1 मात्रा, ये 2 मात्रा वाला हो जाएगा, और 1 मात्रा वाला हो जाएगा। ले 2 मात्रा वाला, लो 2 मात्रा वाला हो जाएगा। समझ गए बात को ना? क्लियर हो गया? तो इसके कुछ उदाहरण समझ लो। उदाहरण सवाल आता है कभी कभी यहाँ। वर्णिक छंद किसे बोलेंगे? ठीक है ना, समझ में आई बात को ना? जैसे इसमें कुछ नाम होते, जैसे इंद्रवजा, उपेंद्र वजा, वंशस्थ, ये नाम होते कहने का मतलब। मान लो कोई 11 वर्ण वाला है, तो उससे क्या बोलेंगे? इंद्र वज्रा। क्या बोलेंगे? इंद्र वज्रा। ठीक है, 13 वाला होगा तो उपेंद्र वज्रा। समझ में बात को ना? क्लियर हो गया? सॉरी 13 वाला नहीं होगा, ये 13 वाला नहीं होगा, ये होगा 12 वाला। 13 वाला नहीं होगा, सॉरी ये भी, अच्छा ठीक ठीक गलत हो गया, एक सॉरी, ये भी 11 वर्ण वाला होगा। लेकिन उस स्थिति में जो है यहाँ पर क्या होगा, जगड़ मगण तगड़ वाले होते हैं यहाँ पर। समझ गए ना? क्लियर हो गया? तो छंद को जो पहचानना है, छंद में सवाल आपसे सिंपल पूछता है, छंद के प्रकार पूछता है, और मात्रा अगर वगैरह आपको पूछता है कहने का मतलब। ठीक है, क्लियर हो गया? तो छंद वाला जो टॉपिक था, जितना मुझे आपको बताना था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, समझ गए बात को ना? यहां तक कुछ पूछना बताइए आप लोग, इसमें से कुछ पूछने हैं तो। ठीक है, तो मात्रिक छंद भी हो गया हमारा, वर्णिक छंद भी हो गया है। अब 1 2 एग्जाम्पल मैं आपको लिख के बता देता हूं। ठीक है, जैसे इंद्र वजा की बात कर रहा था मैं, तो प्रत्येक चरण में 2 तगण और 1 जगण और 2 गुण वर्ण मिलाकर कुल 11 होते हैं। ये पता कैसे चलेगा हमें? ये तो पता चलेगा हमें प्रैक्टिस करने के बाद ही, वैसे नहीं पता चलेगा। तो पहले कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लो मैं एक दोहा का उदाहरण ले लेता हूं। ठीक है, मैं एक दोहा का उदाहरण, मैं किसका उदाहरण ले रहा हूं? एक दोहा का उदाहरण ले रहा हूं। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो राधा, मेरी भव बाधा हरो, बाधा हरो राधा, नागरी सोई, नागरी सोई।
मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, जातन की झाई परे, ठीक है, जातन की झाई परे, श्याम हरित, श्याम हरित द्रुत सोय, दुति सॉरी दुति होय, दुति होय, पूर्ण विराम। ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ गए। अब जैसे मैंने बोला ये सोई लिखा है, होई लिखा है, यो आ रहा है तो ये तुकांत तो हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को ना। तो अब हमें देखना है कि इसमें कितनी मात्राएं हैं। तो पहले समझते हैं मात्राएं कैसे निकालते हैं। पहला चरण कौन सा है इसका, ये वाला। अच्छा, इसको आप 4 चरणों में बांट सकते हो, कहने का मतलब है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसके विषम चरण में 13-13 मात्राएं होंगी और सम चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 11-11 मात्राएं होंगी। और दूसरे और चौथे चरण के अंत में जो है एक लघु होता है, पहले और तीसरे चरण के आरंभ में जगड़ नहीं होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। चलो यहाँ पर क्या होगा, 2 मात्राएं हो जाएंगी, एक एक मात्रा हो जाएगी, 2 मात्रा हो जाएंगी, 1 मात्रा 2 मात्रा, कितनी होगी बताओ सर। 4 2 6, ठीक है, 2 8 10, 2 12 और 1 13, 13 होगी यहाँ पर। 2 ये हो गई, 2 ये होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 10, मेरी भव बाधा रखी, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 और 1 10 और 2 12, 12 क्यों हो रही इसमें, 4 4 8 10 2 12। ठीक है ना, इसके विषम चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए ना, एक में 13 होनी चाहिए, वहां आपकी 11 होनी चाहिए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को ना। दूसरे और चौथे चरण के अंत में, दूसरे और चौथे चरण के अंत में इसमें 4 चरण समझ रहे हो आप। ये पहला चरण हो गया यहाँ तक, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया, ये चौथा चरण हो गया। यहाँ पर आपका लघु होगा तो लघु ही है। ठीक है ना, समझ गए ना। तो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 8 2 10 2 12, 12 हो गए, 11 तेरह 24 होनी चाहिए ना इसमें। दोहा में क्या होती हैं, ठीक है, एक मिनट ये थोड़ा सा मिस, मेरी भव बाधा हरो। ठीक है ना, समझ गए। एक सेकंड हो जाओ, बस थोड़ा चेक कर दें इसको एक बार, कैसा गलती हो गया। लिखने में गलत हो सकता है कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नागरी, ये रो में बड़ी की मात्रा नहीं होगी, ये गलत लगा दिया, ये बड़ी की मात्रा नागरी होगा, नागरी। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर एक आएगा। ठीक है, समझ गया ना, समझ में हमारी बात को ना, क्लियर हो गया। जातन की झाई परे,
श्याम हरित द्युति होय। ठीक है, समझ गए मेरी बात को ना? क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका 13, ये हो गया आपकी 11। अब यहां भी देखो, 2 1 1 2, ठीक है, 2 2 1 2, ठीक है। अब देखो यहां देखो, ठीक है, 2 1 1 1 1 1 1 2 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 4 1 11, 11 होगी। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13, करेक्ट है। ठीक है, समझ गए? क्लियर हुआ? थोड़ा सा वो लिखने में गलत हो गया, नागरी था वो नागरी लिख दिया मैंने, जिसकी वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, एक दोहा है कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल समझते हैं चौपाई का, एक चौपाई का। चौपाई का आगे जगड़ नहीं होगा कहने का मतलब है, अच्छा, जो बाकी जो आपके वर्णिक छंद है ना, वर्णिक छंद में मैंने आपको बताया था ये चीजें जरूर आएंगी। कहाँ गया वो? वर्णिक छंद में ही आएंगे, जैसे जगण, यगण, मगण, तगण, सगण, रगण, जगण, ये सब आएंगे कहाँ पर? ये सब आएंगे वर्णिक छंद में। ध्यान रखना, वहां ध्यान रखना आपको ये चीजें। बाकी मात्रिक छंद में नहीं होगा ऐसा, मात्रिक छंद में ऐसा नहीं होगा। समझ में आई बात को ना? मात्रिक छंद में ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं, चौपाई ले लेते हैं। ठीक है, एक चौपाई लेते हैं जिसमें, चौपाई का मतलब होता है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं और चरणों के अंत में दीर्घ होगा। ठीक है, दीर्घ के बाद क्या होगा? दीर्घ होगा लास्ट में, ध्यान रखना। ठीक है, और अंतिम अक्षर क्या होंगे? समान होते हैं। समझ में आई बात को ना? जैसे कोई भी चौपाई ले लो, या चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ एक चौपाई। ठीक है, एक चौपाई है, निरखी सिद्ध साधक अनुरागी। चलो एक वैसे ले, दूसरी चौपाई लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड। जैसे मान लो, जैसे मैंने आपको जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलता, वहां भी आप देख सकते हो, जैसे जय हनुमान, जो मैंने भी लिखा था आपको, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है ना, ज्ञान गुण सागर। गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1, काउंट करो, 2 2 4 2 6, ठीक है, 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16, 16 मात्राएं होंगी। यहाँ भी 16 है। 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1, तो कितने हो गए? 5 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16, 16 मात्राएं। ठीक है, समझ गई बात को ना? जैसे निज भाषा उन्नति वाला भी, उसमें भी आपका क्या हो जाएगा? उसमें भी आपके कितने हो जाएंगे? 14 16 मात्रा हो जाएंगी।
और भी इसमें आगे मतलब जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, समझना, पूरा पढ़ेंगे। ये तो मैंने 2 ही लाइन लिखी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। उसके बाद भी तो है, उसके बाद क्या आता है बताओ? रामदूत अतुलित धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये सब आपके क्या हो जाएंगे? 4 की 4 लाइनें, ये सब आपका क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगी। ठीक है, तो दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती हैं, सोरठा में 11 और 13 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, रोला में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कुंडलियां में 24 मात्राएं होती हैं, और बरवे में आपका 12 और 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इंद्र वजह मैंने आपको बताई 11। तो सवाल आता है कि भाई गणों की संख्या कितनी है, तो बताओ। अभी मैंने आपको बोला गणों की संख्या कितनी, एक आध सवाल की बात कर लेते हैं। गणों की संख्या कितनी है? अब टाइम खत्म होने वाला है, तो एक आध क्वेश्चन की बात कर लें। बताओ गणों की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या की बात करते हैं। बताओ कितनी संख्या होती है इनकी, पहला सवाल ये है। दूसरा है कि जो है छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद के प्रकार, छंद के प्रकार। गणों की संख्या बताओ, छंद के प्रकार बताओ। ठीक है ना, और इनमें से कौन सा एक मात्रिक छंद है, इसको आपको पहचानना है। मात्रिक छंद कौन सा है? मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं मात्रिक छंद के लिए। एक है दोहा, ठीक है, दूसरा है रोला, तीसरा है आपका चौपाई, और चौथा है सभी। इनमें से कौन सा मात्रिक छंद है? सवाल ऐसे आता है, ध्यान रखना। ठीक है, एक बताओ, किस छंद का, किस छंद का प्रथम या प्रारंभिक, प्रारंभ या प्रारंभिक व अंतिम शब्द समान होता है? बताओ। जो अक्षर है, सॉरी शब्द की जगह यहाँ पर अक्षर लिख देता हूँ। शब्द और अक्षर में फर्क पड़ जाता है, अक्षर समान होता है। तो 4 ऑप्शन है। नंबर 1 दोहा, सोरठा, ठीक है, बरवे, कुंडलिया। बताओ क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, समझ गए ना? तो गणों की संख्या कितनी होती है सर? 7 होते हैं। छंद के प्रकार की बात करेंगे तो ध्यान रखना, छंद के 2 ही प्रकार होते हैं, मैंने भी आपको बताया। छंद के 2 ही प्रकार होते हैं, किसी बुक में 3 भी लिखा होगा तो हम 2 ही प्रकार मानते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद। ठीक है, अब बताओ मात्रिक छंद कौन सा सर? दोहा भी है, रोला भी है, चौपाई भी है, तो आंसर हो जाएगा सभी है। किस छंद का प्रारंभ व अंतिम अक्षर जो है समान होता है? मैंने बोला ना, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर खत्म। क्या होता है बताओ? सर कुंडलियां के बारे में मैंने ऐसा बोला था कि तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर खत्म, कहने का मतलब है। ठीक है, समझ गया ना? जो जनरली दोहा होता है, दोहा में कितने चरण होते हैं बताओ? दोहा में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6, 8। बताओ दोहा में कितने चरण होते हैं? ठीक है, दोहा में सर 4 चरण होते हैं, समझ गए ना? चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? सर चौपाई में प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई, 4 पाई समझना, 4 चक्कू 16, मैं तो इसे याद कर लेता हूँ। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कभी आता है कि दोहा के सम चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा का जो सम चरण है ना, उस पे कितनी मात्राएं होती है? पहले मुझे बताओ दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती है? सर दोहा में 24 मात्राएं होती हैं, तो सम चरण में कितनी मात्राएं होती बताओ? ऑप्शन है 11, 13, 16 या 14।
ध्यान रखने वाले सम चरण पूछा था मैंने, अभी आपको एग्जाम्पल बताया मैंने आपको यहाँ पर। कहाँ गया जय हनुमान हनुमान का लाला, ठीक है बताइए। अच्छा चौपाई थी, सॉरी ये तो चौपाई थी आपकी, ये चौपाई थी, दोहा नहीं समझा मैंने आपको, ठीक है ना, ये तो है। समझ गए बात को ना, क्लियर हो गया। बताओ दोहा के सम चरण में कितनी मात्राएं होंगी, दोहा के सम चरण में कितनी मात्राएं होंगी। तो ध्यान रखना दोहा जो होगा, दोहा जो होगा, दोहा के सम चरण में दो चरण जाएंगे, एक हो जाएगा विषम चरण और एक हो जाएगा सम चरण। तो विषम चरण और सम चरण, ठीक है। तो मैंने बोला आपसे सम चरण में ना, सम चरण में कितनी मात्रा होंगी सर 11 होंगी और विषम चरण में 13 मात्रा होंगी। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, समझ में आ रही बात को ना, क्लियर हो गया सभी को। चलो एक मैं बताऊं, श्री गुरु चरण सरोज रज वाला, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधारी, चलो नीचे ले लेते हैं, निज मन मकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। ठीक है, जो दायक फलचारी, दायक होगा है दायक। अब ये क्या है बताओ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर, ठीक है, बरनऊ रघुवर विमल जस, विमल जस जो दायक फलचारी। ठीक है, समझ गए ना। अब बताओ ये क्या है, ये दोहा है, सूरठा है, चौपाई है या बरवे है, ये तो काउंट करके बता देगा आपको क्या है, ठीक है ना। तो कर लो काउंट, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात को ना। क्या है ये, इसे काउंट कर लो एक बार फटाफट। कितनी मात्राएं सर, दो मात्राएं हैं, एक छोटा है तो एक, बड़ा तो दो, एक एक एक, एक दो एक एक एक, तो दो दो चार, तो 6 दो 8 दो 10, 4 14, 13 होने चाहिए इसमें से। ठीक है ना, दो दो चार दो 6 8 और एक 9 10, 4 14 हो गई ना, 14 नहीं होने, 13 होने चाहिए। गुरु है तो बड़ा ही, गुरु भी छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा इसमें, छोटा ही होगा, गुरु है ना, गुरु। ठीक है, अब यहाँ जाओ, एक 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 सुधारी, दो एक, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ हो गए 13, यहाँ होगी 11। सर 13 11 का फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ भी काउंट कर लो, एक 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 दो, एक 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 एक, दो दो चार एक 5 6 7 8 9 11 12 और एक 13। ठीक है, ठीक है, समझ गए, ये छोटा वो होगा यहाँ पर भी 11। तो ये क्या आपका सर, ये दोहा है। कैसे पता चला, मात्रा काउंट करके पता कर सकते हो, इसलिए सवाल आता है कभी कभी। ठीक है, जैसे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। इसमें भी आपका क्या है, ये भी आपका दोहा ही होगा। ठीक है, तो दोहा, सूरठा, चौपाई, मात्रा याद रखना आपको। ठीक है, तो छंद शास्त्र के प्रारंभिक प्रणेता किसे कहते हैं बताओ, ये मैंने आपको बताया था। छंद के प्रारंभिक प्रणेता यानी छंद की शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है बताओ। छंद का मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में, स्टार्टिंग में,
छंद को शुरू करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? पिंगल ऋषि। कौन है भाई? पिंगल ऋषि, ये ध्यान रखना। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, ध्यान रखना। चलिए ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, पढ़ते रहिए।